हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका प्यारा चैनल ISPCS साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पाचन तंत्र से संबंधित बहुत सारे थ्योरी को करेंगे और उन पे कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग PCS एग्ज़ाम में, वो सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पाचन तंत्र के बारे में जानते हैं। पाचन तंत्र होता क्या है। बॉडी का एक बहुत ही अहम भाग होता है, एक अहम तंत्र होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र होता है जिसको हम बोलते हैं पाचन तंत्र। नाम से ही जाहिर है हमारे बॉडी में जो भी भोजन पचता है उसका एक प्रक्रिया होता है और उसमें कौन कौन से बॉडी के जो भाग हैं, कौन कौन से उसमें भाग लेते हैं, उस सब का हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आहार नाल क्या होता है। ठीक है, ये काम आएगा। तो पाचन तंत्र में मुख से गुदा तक फैली एक नलिका होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। ठीक है, तो आहार नाल क्या है, एक लंबा पाइप होता है जो मुख से लेकर गुदा तक, ठीक है, फैला होता है। ठीक है, इसका लंबाई होता है लगभग 8 से 10 मीटर इसका लंबाई होता है, जिसको अगर फीट में बदलेंगे तो लगभग ये 32 फीट का होता है। ठीक है, अब देखिए पाचन जब होता है हमारे शरीर में तो उसको ध्यान रखना है, उसमें 4 पार्ट जो है हमारे शरीर का 4 भाग उसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है। कौन कौन, एक हो गया आपका मुख ग्रासन गुहिका, दूसरा है ग्रास नली, तीसरा है अमाशय और चौथा है आंत। ये चारों का महत्वपूर्ण रोल होता है पाचन प्रक्रिया में। तो ये चारों को याद रखेंगे। फर्स्ट स्टार्ट होता है मुख से, तो मुख ग्रासन गुहिका हो गया, दूसरा ग्रास नली, तीसरा अमाशय और चौथा आंत। चारों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है पाचन प्रक्रिया में। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे पाचन प्रक्रिया जो होता है वो 5 स्टेज में होता है। कितना स्टेज में होता है, 5 स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में जब पाचन होता है उसको बोलते हैं अंतःग्रहण, सेकेंड वाला को पाचन बोलते हैं, तीसरा को अवशोषण बोलते हैं, चौथा को स्वागीकरण बोलते हैं और पांचवा को मल प्रतियाग बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जब भोजन पचना स्टार्ट करेगा तो 5 प्रक्रिया से गुजरेगा तब वो भोजन जाके पूरा पच जाता है। ठीक है, तो क्या क्या होता है सुनते जाइए। फर्स्ट में क्या होता है, अंतःग्रहण। इसमें क्या होता है, भोजन को हम लोग निगलते हैं। तो भोजन को जो निगलते हैं वो पहला प्रक्रिया हो गया जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतःग्रहण। सेकेंड क्या होता है, भोजन का छोटे छोटे कणों में टूटना। अब निगलने के बाद अंदर जब जाता है तो भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगता है और उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। ठीक है, अगला क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है। और भोजन का अवशोषण का मतलब हो गया हमारे शरीर में जो भी कोशिकाएं हैं उनके द्वारा भोजन का क्या होता है, सोखना। तो भोजन का सोखना कोशिकाओं द्वारा, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, अवशोषण बोलेंगे। ठीक है, अगला होता है स्वागीकरण। स्वागीकरण क्या होता है, तो जो भोजन पच चुका है उससे ऊर्जा प्राप्त करना, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, स्वागीकरण। तो स्वागीकरण का मतलब हो गया ऊर्जा प्राप्त करना पचे हुए भोजन से। अगला है मल प्रतियाग। अब देखिए सारा चीज़ जब हो गया, सब भोजन पच गया, उससे ऊर्जा प्राप्त हो गया, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसको बॉडी तो लेगा नहीं, क्योंकि उससे अब फायदा तो है नहीं, वो तो कचरा है। उस कचरे को बाहर निकालने का जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं मल प्रतियाग। ठीक है, और इसमें होता क्या है, तो इसमें कचरा को हम लोग बाहर निकालते हैं गुदा द्वारा। तो पाचन के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, मल प्रतियाग। तो ये 5 प्रक्रिया के द्वारा भोजन जो है पचता है। ठीक है, और उससे हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और कौन कौन सा भाग इसमें महत्वपूर्ण है, तो ये चारों भाग जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देखते हैं जो पाचन के प्रक्रिया में एक अहम रोल अदा करेगा। जैसे एक हो गया आपका एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम जो है पाचन प्रक्रिया में बहुत मदद करता है और इसका काम क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए पाचन प्रक्रिया में एंजाइम का काम क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बायो उत्प्रेरक। ठीक है, कैटालिस्ट का नाम आप सुने होंगे। ठीक है, नहीं सुने हैं तो केमिस्ट्री में आपको हम बताएंगे। कैटालिस्ट एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका काम होता है किसी रिएक्शन को, किसी अभिक्रिया के दर को बढ़ाना। ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइम जो है एक तरह का कैटालिस्ट होता है, एक तरह का उत्प्रेरक होता है।
लेकिन ये जो एंजाइम है ये लिविंग में काम करेगा, ठीक है। किस में काम करेगा? लिविंग में काम करेगा, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स में ये खास रोल अदा करता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बायो उत्प्रेरक, ठीक है। ये उत्प्रेरक तो है ही, लेकिन ये लिविंग बीइंग में काम कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायो उत्प्रेरक। एंजाइम होते क्या है? प्रोटीन होते हैं, ध्यान रखना है। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को तेज या मंद करने में उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम यहाँ पे मंद हटा दीजिए, क्योंकि एंजाइम का काम होता है, ठीक है, रिएक्शन को तेज करना, ठीक है। तो ये हमारे शरीर में क्या करेगा? ये भोजन जो टूट रहा है, जो पच रहा है, उसकी गति को ये क्या करेगा? बढ़ा देता है, ठीक है। अगर एंजाइम न रहे तो खाने के पचने में बहुत अधिक समय लग सकता है, जिससे भोजन पचेगा नहीं। बिना एंजाइम का भोजन पचना मुश्किल है। उसके बाद ध्यान रखना है, पेट में भोजन को पचाने के लिए उत्तरदायी है। तो अभी आपको बता चुके हैं, पेट में जो भी भोजन जा रहा है उसको पचाने में ये बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करता है, और इसके बिना भोजन का पचना लगभग नामुमकिन है। अब आते हैं अगला, पित्त। सबका अलग अलग रोल है। अब पित्त का क्या रोल होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, पित्त जो होता है यह यकृत से निकलता है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो भी पॉइंट को लिखे हैं वही लिखें जिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसलिए आप ध्यान से देखेंगे और एक एक चीज़ को ध्यान से समझेंगे। तो पित्त जो है कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है, मतलब यकृत में इसका निर्माण होता है और वहाँ से वो निकलता है। उसके बाद संचय या जमा होता है। तो पित्त जो है यकृत से निकलकर कहाँ पे जाके जमा हो जाता है? पित्ताशय में। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पित्त का निर्माण यकृत में होता है, लेकिन वो जमा कहाँ पे होता है, उसका संचय कहाँ पे होता है? तो पित्ताशय में होता है, ध्यान रखेंगे। तीसरा, इसका कार्य क्या है? तो ध्यान रखेंगे इसका काम क्या है? वसा का पायसीकरण, ठीक है। वसा का पायसीकरण करता है कौन? पित्त। अगला है, पित्त की पथरी वसा युक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न कर सकती है। होता क्या है, कभी कभी पित्त जो है एक जगह जमा होके वो पत्थर का रूप ले लेता है, और वह जब पत्थर का रूप ले लेगा तो अपना काम कर नहीं पाएगा। तो जब पित्त में पत्थर हो जाएगा तो क्या होगा? पाचन के प्रक्रिया में समस्या हो जाएगा, क्योंकि अब पित्त तो लिक्विड फॉर्म में रहा नहीं, द्रव रूप में रहेगा तभी तो काम करेगा। लेकिन जब वो पत्थर के रूप में आ जाएगा तो वो समस्या पैदा करेगा पाचन के प्रक्रिया में। उसके बाद ध्यान रखेंगे, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह वसा का पायसीकरण करता है, वसा को ये तोड़ता है, ठीक है। तो पित्त के बारे में 3-4 चीज़ ध्यान रखना है आपको। यह यकृत से निकलता है, पित्ताशय में जमा होता है, ठीक है। इसका काम है वसा का पायसीकरण करना। उसके बाद पित्त के अंदर जब पथरी हो जाएगा, पत्थर बन जाएगा, तो ये पाचन की प्रक्रिया में समस्या पैदा करेगा। उसके बाद ध्यान रखना, पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, पित्त क्या होता है? तो पित्त आपका क्या होता है? क्षारीय होता है, ठीक है। पित्त बेसिक होता है, क्षारीय होता है, इसका खास ख्याल रखेंगे, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है यकृत। यकृत का भी एक अहम रोल होता है पाचन प्रक्रिया में, और यह हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। इसको हम लोग जान लेते हैं यकृत का क्या क्या काम है। तो देखिए दोस्तों, यकृत जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ग्रंथि वाले चैप्टर में हम आपको बता चुके हैं, मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होता है वो क्या होता है? यकृत होता है, ठीक है। अगला ध्यान रखना है, अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित रहता है, ठीक है। यकृत के अंदर जो ग्लूकोज होता है वह भंडारित रहता है किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। तो यकृत जो है ग्लूकोज को अपने अंदर रखता है ग्लाइकोजन के रूप में, ध्यान रखना है। उसके बाद यकृत का काम आपको बता चुके हैं, यह पित्त का भी निर्माण करता है, ऊपर बता चुके हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना, अमोनिया को यूरिया में बदलता है, मतलब जितना भी अमोनिया आएगा वह यकृत क्या करेगा? उसको यूरिया में बदल देगा। इसका मतलब यूरिया का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। तो यकृत यूरिया का निर्माण करता है किसके द्वारा? तो अमोनिया को द्वारा, ठीक है। अमोनिया को ये बदल देता है यूरिया में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यूरिया का निर्माण कौन करता है? तो यकृत करता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विषैले पदार्थ का चूषण करता है, मतलब जो भी
बॉडी में हमारा विषैला पदार्थ होता है उसको यकृत क्या करता है, चूस लेता है, अपने अंदर रख लेता है। ठीक है, तो यकृत का ये सब काम है जिसको आपको ध्यान रखना है। जितना भी पॉइंट लिखे हैं सब पे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको विश्वास ना हो तो कोई भी बुक से उठा के देखिए, लुसेंट का या घटना चक्र, वहाँ पे देखिएगा सारे पे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए एक एक चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसको वन लाइनर के फॉर्म में भी नीचे हम कराएंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भोजन का जो पाचन होता है कैसे कैसे होता है। ऊपर जो हम लोग पढ़े हैं एक एक चीज़ का इम्पोर्टेंट रोल पढ़े हैं, क्या क्या रोल है। अब हम लोग देखते हैं भोजन कैसे पचता है। तो देखिए भोजन जो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है मुख गुहा से। तो भोजन का जो पाचन स्टार्ट होता है पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख गुहा से। ठीक है, अब देखिए मुख गुहा में भोजन जब जाएगा, मतलब मुख में जब भोजन रखें तो होता क्या है, वहाँ पे देखिए वहाँ पे निकलता है लार। ठीक है, क्या निकलता है, लार, जो अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। अब देखिए लार में क्या क्या होता है, लार में 2-3 तरह का एंजाइम होता है। एक एंजाइम होता है टाइलिन, याद रखिएगा टाइलिन। लार में क्या होता है, टाइलिन होता है। तो टाइलिन का काम है स्टार्च को पचाना। ठीक है, याद रहेगा, स्टार्च को पचाना, टाइलिन हो गया, स्टार्च को पचाता है। ठीक है, स्टार्च के जगह पर कार्बोहाइड्रेट भी दे सकता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है स्टार्च का ही रूप होता है। ठीक है, तो टाइलिन किसको पचाता है, स्टार्च को। उसके बाद टाइलिन को ही बोला जाता है एमाइलेज। ध्यान रखेंगे टाइलिन को क्या बोला जाता है, एमाइलेज। और एमाइलेज या टाइलिन जो है स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा क्या कर देता है, टाइलिन को बोल देता है स्टार्च और एमाइलेज से बोल देता है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन आप ध्यान रखिएगा दोनों का मतलब सेम है। तो टाइलिन किसको पचाता है, स्टार्च को। स्टार्च अगर ना हो कार्बोहाइड्रेट हो तो भी आंसर सही हो जाएगा। या आपको डायरेक्ट ये दे देगा एमाइलेज किसको पचाता है, तो एमाइलेज पचाएगा स्टार्च को। स्टार्च ना हो तो कौन आंसर दे देगा, कार्बोहाइड्रेट। तो ध्यान रखेंगे टाइलिन एमाइलेज पचाता है स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट को। और स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को पचा के किस में तोड़ता है, शर्करा में तोड़ता है, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला है लार से एक और एंजाइम निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम क्या है, यह कीटाणुओं को मारता है। ठीक है, तो भोजन जब आप मुख में रखिएगा तो उस भोजन में जो भी कीटाणु होगा उसको एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, वही उस कीटाणु को क्या करता है, मारता है। ठीक है, उसी में एक और एक एंजाइम होता है म्यूलिन। म्यूलिन का काम क्या होता है, यह भोजन को चिपचिपा बनाता है। ठीक है, तो भोजन को चिपचिपा बनाता है ताकि अंदर जाने में वो आसानी हो जाए, जल्दी वो टूटे। इसके लिए उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, म्यूलिन होता है। तो म्यूलिन लार में उपस्थित होता है और इसका काम होता है भोजन को चिपचिपा बनाना। तो लार से संबंधित 3-4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सबसे मेन पॉइंट जो है टाइलिन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया टाइलिन, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एमाइलेज। इसका काम है स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में तोड़ना। ठीक है, उसके बाद लाइसोजाइम का कीटाणु को मारना, म्यूलिन भोजन को चिपचिपा बनाना। लार का नेचर क्या होता है, अम्लीय नेचर होता है, ध्यान रखेंगे। और एक दिन में लगभग 1.5 लीटर लार का स्रावन होता है। ठीक है, मुख गुहा में क्या होता है, तो जीभ होता है, लार होता है और 32 दांत होता है। ठीक है, ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो मुख गुहा का। अब इस पे जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको देखिए हम वन लाइनर के फॉर्म में ला दिए हैं। तो जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए सबको इसमें हम वन लाइनर के फॉर्म में रख दिए हैं। तो यहाँ पे डबल फायदा है आपको, एक तो आपको थ्योरी मिल रहा है और उस थ्योरी पे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्नों को हम यहाँ पे एक जगह रखे हैं, जिससे आपको क्वेश्चन समझने में और आसानी होगा और थ्योरी भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मुख गुहा जो हम लोग अभी पढ़े हैं उस पर क्या क्या प्रश्न पूछा गया उसको एक नज़र में आप देख लीजिए। कह रहा पहला प्रश्न है पाचन क्रिया प्रारंभ होता है, तो पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ होता है, मुख में। यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, टाइलिन जो होता है पहला एंजाइम होता है पाचन तंत्र में। सबसे पहला एंजाइम जो होता है वो टाइलिन होता है, जो हमारे मुख से ही स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला एंजाइम कौन होता है, तो ध्यान रखेंगे टाइलिन, या उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एमाइलेज। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है मुख में मंड मतलब स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। तो मुख में जो टाइलिन होता है ऊपर आपको बता दिए हैं, वही स्टार्च को तोड़ता है या कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, किसमें, शर्करा में। ठीक है, ये आपको बता चुके हैं। अगला है कार्बोहाइड्रेट को कौन एंजाइम तोड़ता है। तो अभी आपको बता चुके हैं कार्बोहाइड्रेट हो या स्टार्च हो उसको कौन तोड़ता है,
उसको हम लोग बोलते हैं टाइलिन, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एमाइलेज। तो कार्बोहाइड्रेट आएगा तो आप एमाइलेज ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुक वाला यहाँ पे अपना मनमानी करता है, कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज से जोड़ देता है और स्टार्च को किससे जोड़ देता है। देखिए यहाँ पे स्टार्च है तो स्टार्च को टाइलिन, ध्यान रखिएगा, स्टार्च टाइलिन, और जब कार्बोहाइड्रेट आएगा तो उसको एमाइलेज, लेकिन दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है, एमाइलेज टाइलिन सेम होता है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा एमाइलेज को कार्बोहाइड्रेट से जोड़िएगा और स्टार्च को टाइलिन से जोड़िएगा। अगला है भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है। तो मुख में जो पहला एंजाइम होता है वो कौन होता है, एमाइलेज होता है, जिसको हम लोग टाइलिन बोलते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। लार किसके पाचन में सहायक है, तो स्टार्च के पाचन में सहायक है, बता चुके हैं। मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो ये जितना भी प्रश्न है उसको हम वन लाइनर के फॉर्म में आपके सामने रखे हैं। तो मुख गुहा में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, या उसके जगह पर आप बोल सकते हैं स्टार्च का पाचन होता है, जो ऑप्शन में होगा वही सही हो जाएगा। अब मुख गुहा के बाद जो भोजन जाता है वो ग्रास नली में जाता है, ठीक है। ग्रास नली क्या है, तो देखिए ये नली टाइप का होता है जो हमारे मुख से नीचे पेट की ओर जाता है, ठीक है। मुख गुहा को अमाशय से जोड़ता है। तो मुख गुहा को किससे जोड़ता है, अमाशय से जोड़ता है, कौन, ग्रास नली। तो ग्रास नली क्या है, क्लियर हो गया। यह एक तरह का नली होता है जो मुख गुहा को अमाशय से क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखेंगे इसमें कोई पाचन का प्रक्रिया नहीं होता है, ठीक है। बस इसका काम है, एक तरह का नली होता है जिसका काम है मुख गुहा को आमाशय से जोड़ना, एक तरह का पाइप होता है, ठीक है। अगला है अमाशय। उसके बाद भोजन जो है अमाशय में आता है। अमाशय में क्या क्या काम होता है उसको देख लेते हैं। तो देखिए अमाशय का 3 भाग होता है, एक कार्डियक होता है, ठीक है, उसके बाद एक फंडिक होता है और एक पाइलोरिक होता है। 3 भाग होता है अमाशय का, ऊपर वाला भाग कार्डियक, बीच वाला भाग फंडिक और नीचे वाला भाग जो होता है पाइलोरिक होता है। अब देखिए अमाशय से एक रस निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं जठर रस। क्या बोलेंगे, जठर रस। और यह कहाँ से निकलता है, तो जठर ग्रंथि से निकलता है। और जठर ग्रंथि, ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है, तो पाइलोरिक में पाया जाता है। तो पाइलोरिक में पाया जाता है जठर ग्रंथि, और जठर ग्रंथि से एक रस निकलता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जठर रस। अब जठर रस जैसे ही बोले तो आपको ध्यान रखना है 2 निकलता है जठर रस से, एक होता है आपका पेप्सिन और एक होता है रेनिन, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है अमाशय से, ठीक है, जठर रस निकलता है, या उसी को डायरेक्ट बोल सकते हैं अमाशय से जो जठर रस निकलता है उससे 2 एंजाइम निकलता है, एक होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन। पेप्सिन और रेनिन कहाँ से निकलता है, अमाशय से निकलता है, ठीक है। तो स्टोमेक से मतलब अमाशय से जो रस निकलता है जठर रस, उसमें कौन कौन होता है, एक पेप्सिन होता है और एक रेनिन होता है, ठीक है। रेनिन का काम क्या होता है उसको देखिए, और पेप्सिन का काम क्या होता है उसको देखिए। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को तोड़ता है, याद रखिएगा, किसको तोड़ता है, प्रोटीन को। तो पेप्सिन जो होता है अमाशय में प्रोटीन को तोड़ता है, किसमें तोड़ता है, पॉलीपेप्टाइड, या इसी को आप पेप्टोन्स भी बोलते हैं, पेप्टोन्स, क्लियर है। उसके बाद ध्यान रखेंगे रेनिन का काम क्या है, तो रेनिन का काम है दूध को पचाना, याद रखिएगा, रेनिन का काम क्या है, दूध को पचाना। दूध में केसिन होता है और इस केसिन को पचाता है कौन, रेनिन। तो अमाशय में जठर रस निकलता है, उसमें 2 तरह का एंजाइम होता है, एक पेप्सिन होता है जो प्रोटीन को पचाता है, और दूसरा रेनिन होता है जो केसिन को पचाता है, मतलब दूध को पचाता है, ठीक है। और जठर रस कहाँ से निकलता है, जठर ग्रंथि से निकलता है, और जठर ग्रंथि कहाँ पर होता है, तो पाइलोरिक में पाया जाता है, जो अमाशय का नीचे वाला भाग होता है, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान रखेंगे रुचि। रुचि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है जिस पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन इसको आप ध्यान रख सकते हैं। कांटेनुमा रचना होता है, कांटा टाइप का इसका संरचना होता है, और इसका काम है भोजन को रोक कर रखना। अमाशय में भोजन जो होता है लगभग 4 घंटा रहता है, कितना घंटा, 4 घंटा भोजन रहता है। और इस 4 घंटा को भोजन को रखने में जो अहम रोल अदा करता है उसका नाम क्या है, रुचि। रुचि क्या है, एक कांटेदार टाइप का संरचना होता है जिसका काम होता है भोजन को रोककर रखना, ठीक है। अब देखिए, अब अमाशय में एक और चीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका काम क्या है, इसके काम को समझ लीजिए।
देखिए यह निकलता कहाँ से, कार्डियक से निकलता है। कार्डियक आपको बता चुके हैं, कार्डियक होता क्या है, आमाशय का ऊपर वाला जो भाग होता है उसको कार्डियक बोलते हैं। कार्डियक से निकलता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका भी एक अहम रोल है। इसका काम क्या है, इसका फर्स्ट काम है कीटाणु को मारना, ठीक है, कीटाणु को क्या करना, मारना। तो HCl कार्डियक से निकलता है, इसका काम है कीटाणु को मारना। दूसरा काम है इसका टाइलिन के प्रभाव को ख़त्म करना। ऊपर से जो भोजन आया है उसमें टाइलिन है, टाइलिन को ख़त्म करना। तो यह भोजन को क्या करता है, अम्लीय बना देता है। अगला है किस अंग में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है, तो आमाशय में होता है। देखिए प्रोटीन जब होगा ना तो एक बार में नहीं पचता है, आमाशय में पचेगा, फिर वह छोटी आंत में जाके पचता है। तो दो जगह पचेगा, लेकिन शुरुआत कहाँ पे होगा प्रोटीन का पचना, तो आमाशय में, ठीक है। उसके बाद पेप्सिन है एक, पेप्सिन क्या है, जो आमाशय में निकल रहा है, एक तरह का एंजाइम है। उसके बाद पेप्सिन बदलता है, पेप्सिन अभी बताएं, प्रोटीन को किस में बदलता है, पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। तीसरा, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदलता है, तो पाचन क्रिया में जब पूरा पाचन हो जाता है तो प्रोटीन अंतिम में किस में बदल जाता है, एमिनो अम्ल में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, अभी आपको बता चुके हैं। दुग्ध में क्या होता है, केसिन होता है, ठीक है। और केसिन को पचाने में कौन एंजाइम काम आता है, रेनिन, जो हमारे आमाशय से निकलता है, ठीक है। अब अगला आते हैं हम लोग छोटी आंत। तो उसके बाद जो है आमाशय से जो भोजन आता है वो छोटी आंत में आता है। और छोटी आंत में क्या क्या होता है उसको देख लीजिए। छोटी आंत में पहला जो पार्ट है वह है पक्वाशय, जिसको ग्रहणी बोलते हैं, ठीक है। ग्रहणी में क्या होता है, तो यह देखिए, यह छोटी आंत का पहला भाग है, ठीक है। आंत का जो पहला भाग है, ठीक है, छोटी आंत का, वो कौन है, ग्रहणी। इसमें क्या होता है, आमाशय के बाद भोजन ग्रहणी में आता है, ठीक है। मतलब ग्रहणी में इसको क्या मिलता है, इस भोजन को पीत मिलता है, ठीक है। तो पीत पाकर भोजन जो होता है क्षारीय हो जाता है, क्या हो जाता है, क्षारीय, ठीक है। तो पहले अम्ल HCl से क्या हुआ था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अम्लीय हुआ था, लेकिन यहाँ पे पीत पाकर यह क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। तो पीत का जो प्रवृत्ति होता है कैसा होता है, क्षारीय होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ग्रहणी से दो तरह का एंजाइम निकलता है, एक काइनिन और एक सेक्रेटिन, ठीक है। काइनिन का काम क्या है, तो काइनिन का काम है पित्ताशय को पीत निकालने के लिए उत्तेजित करना। जो पित्ताशय हम लोग पढ़े थे, ऊपर बता चुके थे, पित्ताशय में क्या जमा रहता है, तो पित्ताशय में जमा रहता है पीत, और पीत को बाहर निकालने के लिए उत्तेजित करता है, प्रेरित करता है कौन, काइनिन, ठीक है। तो काइनिन का काम है पित्ताशय को बोलना जो भाई अब तुम क्या करो, पीत को निकालो। उसी तरह सेक्रेटिन, ध्यान रखेंगे, सेक्रेटिन का काम है यह अग्नाशय को अग्नाशयी रस निकालने के लिए उत्तेजित करता है। अग्नाशय को बोलता है, ठीक है, कि तुम क्या करो, अपना रस को निकालो, जिस रस को हम लोग क्या बोलते हैं, अग्नाशयी रस बोलते हैं, ठीक है, जो आगे हम लोग देखेंगे। तो सेक्रेटिन का काम है अग्नाशय को उत्तेजित करना, और काइनिन का काम है पित्ताशय को उत्तेजित करना, ठीक है। दोस्तों छोटी आंत के बाद अब जो भोजन पहुंचता है वो कहाँ पे पहुंचता है, अग्नाशय में। अब देखते हैं हम लोग अग्नाशय में क्या क्या काम होता है। तो देखिए, अग्नाशय से जो एक अग्नाशय से एक रस निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं अग्नाशय रस, ठीक है। अब अग्नाशय रस में कौन कौन होता है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ट्राइप्सिन, एमाइलेज और एक होता है लाइपेज, ठीक है। ट्राइप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये तीनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं अग्नाशय रस। और यह कहाँ से निकलता है, यह अग्नाशय से निकलता है, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज को हम लोग बोलते हैं पूर्ण पाचक रस, क्योंकि यहाँ पे ये जो रस निकल रहे हैं अग्नाशय से, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये भोजन को पूर्ण रूप से यहाँ पे क्या करेंगे, पचा देंगे। इसीलिए इन तीनों को हम लोग बोलते हैं पूर्ण पाचक रस, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा कार्बोहाइड्रेट भी पचता है, वसा भी पचता है और प्रोटीन भी पचता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अग्नाशय में कार्बोहाइड्रेट का, वसा का और प्रोटीन का, ठीक है, तीनों का पाचन होता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण पाचक रस, ठीक है, क्योंकि ये ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज,
ठीक है, तीनों को पचाएगा, कार्बोहाइड्रेट को भी, वसा को भी और प्रोटीन को भी। देखिए कैसे, ट्रिप्सिन जो पचाएगा, किसको पचाएगा? प्रोटीन को। किस में? पॉलीपेप्टाइड में या अमीनो अम्ल में। एमाइलेज जो है वो पचाएगा किसको? स्टार्च को। और लाइपेज जो है वह पचाएगा किसको? वसा को। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड या अमीनो अम्ल में पचाएगा, एमाइलेज स्टार्च को पचाएगा माल्टोज में, और लाइपेज वसा को पचाएगा किस में? वसीय अम्ल में और ग्लाइसेरोल में। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ट्रिप्सिन किसको पचाया? प्रोटीन को। ठीक है, और एमाइलेज किसको पचाया? स्टार्च को। स्टार्च बोलिए या आपको पहले भी बता चुके हैं, स्टार्च के जगह पर आपको ध्यान रखना है स्टार्च का ही पार्ट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट सेम समझिएगा। और तीसरा हो गया लाइपेज, तो ये आपको याद रखना है। अग्नाशय के बारे में कुछ तथ्य हम लोग जान लेते हैं। अग्नाशय रस जो होता है वो क्षारीय होता है, और अग्नाशय जो होता है एक तरह का ग्रंथि होता है, आपको बता चुके हैं, यह मिश्रित ग्रंथि होता है। कौन ग्रंथि होता है? मिश्रित ग्रंथि, मतलब यह अंतःस्रावी ग्रंथि भी होता है और ब्रह्म ग्रंथि भी होता है। ठीक है, यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अग्नाशय, ध्यान रखना है। अब देखिए, अग्नाशय हो गया, तो उसके बाद अब ध्यान रखना है जेजुनम। ठीक है, यह छोटी आंत का भाग होता है, इसमें कोई पाचन का प्रक्रिया नहीं होता है। ठीक है, पाचन का कोई क्रिया नहीं होता है। ठीक है, हल्ला मत करो, पापा काम कर। अगला हम लोग बात करते हैं इलियम के बारे में। इलियम क्या होता है? तो यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। इसमें क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। ठीक है, भोजन का पाचन तथा अवशोषण। तो भोजन का पाचन और अवशोषण जो होता है छोटी आंत में होता है, लेकिन छोटी आंत में कौन सा भाग? तो इलियम, छोटी आंत का जो इलियम वाला भाग होता है उसमें भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों होता है। उसके बाद ध्यान रखना है, खोलो खोलो, रुको, टूट जाएगा, हम खोल रहे हैं, लिख के खोल रहे हैं। इसमें ध्यान रखना है कई प्रकार के आंत रस निकलता है। तो इलियम से बहुत सारा आंत रस निकलता है जिसको नीचे हम लोग देखेंगे। ठीक है, और यह आंत रस कहाँ से निकलता है? तो सकस इंट्रिकस से निकलता है। उसके बाद ध्यान रखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, इलियम में ध्यान रखेंगे उंगली जैसा संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं विल्ली बोलते हैं। ठीक है, विल्ली, या कभी कभी इसको बहुत लोग विलाई भी बोलता है। तो विल्ली और विलाई इसको हम लोग बोलते हैं, जो उंगली जैसा संरचना होता है। इसका काम होता है अवशोषण। ठीक है, तो इसका काम होता है अवशोषण करना। ठीक है, उसके बाद देखिए जो रस निकल रहा है आंत से, कौन कौन रस निकलता है? अब देखिए एक रस निकलता है इरिप्सिन। इरिप्सिन का काम है पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदलना। दूसरा है माल्टेज, माल्टेज का काम है माल्टोज को बदलना ग्लूकोज में। तीसरा है लैक्टेज, जिसका काम है लैक्टोज को, ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ना। अगला है सुक्रेज, इसका काम है सुक्रोज को तोड़ना ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। अगला है लाइपेज, इसका काम है वसा को तोड़ना ग्लिसरीन एवं वसी अम्ल में। तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ऊपर वाला सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हल्का सा आप ध्यान रखिए तो सही रहेगा। ठीक है, अब आता है छोटी आंत में पूरा काम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या होता है? यहाँ पे कोई काम नहीं होता है, पाचन पूरा हो चुका रहता है, बस यहाँ पे जल का क्या होता है? अवशोषण होता है। जल का क्या होता है? अवशोषण होता है। फिर उसके बाद गुदा में चला जाता है और वहाँ से जो अवशिष्ट पदार्थ है वो निकल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखेंगे एमाइलेज का स्राव। एमाइलेज का स्राव में ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, लार ग्रंथि तथा अग्नाशय दोनों द्वारा ये निकलता है। एमाइलेज जो होगा आप देखे होंगे अग्नाशय में भी निकलता है, और यह कहाँ पे निकलता है? लार ग्रंथि में भी पाया जाता है। दोनों जगह पाया जाता है। कौन? एमाइलेज। एमाइलेज लार ग्रंथि में भी पाया जाता है और अग्नाशय में भी पाया जाता है। ठीक है, इसका काम होता है स्टार्च को तोड़ना। ठीक है, स्टार्च को माल्टोज में और फिर माल्टोज से ग्लूकोज में। ठीक है, तो डायरेक्ट दे दे तब या इनडायरेक्ट पूछे तब। स्टार्च को किस में तोड़ेगा? माल्टोज में, और माल्टोज से किस में तोड़ेगा? ग्लूकोज में।
ठीक है, याद रखेंगे। या डायरेक्ट पूछ देता है स्टार्च को किस में तोड़ेगा, ग्लूकोज में। उसके बाद ध्यान रखेंगे स्टार्च को एमाइलेज क्या करता है, ग्लूकोज में तोड़ता है, ठीक है। और ग्लूकोज को जाइमेज जो है किस में तोड़ता है, इथेनॉल में। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एमाइलेज का काम है स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ना, और जाइमेज का काम है ग्लूकोज को किस में तोड़ना, इथेनॉल में तोड़ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो जो भी प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में, सभी प्रश्नों को यहाँ पे रखे हैं थ्योरी के साथ। मुझे पूरा आशा है यह आपको अच्छा लगेगा। और आप देख रहे होंगे बीपीएससी का जो साइंस का लेवल है और भी जो सब्जेक्ट है उसका लेवल बढ़ चुका है, इसीलिए आपको अब शॉर्टकट तरीके से नहीं चलना पड़ेगा, एक एक चीज़ को पढ़ना पड़ेगा ताकि आपसे कोई क्वेश्चन न छूटे और कम से कम गलती हो। क्योंकि अधिक आप गलती कीजिएगा, साइंस में अब मान के चलिए आपको 25 क्वेश्चन को सही करना ही पड़ेगा। 25 से कम आने पर आपको दिक्कत हो सकता है। अब प्रश्न का लेवल बढ़ चुका है, इसीलिए अपने पढ़ाई का जो लेवल है उसको आप बढ़ा दीजिए और शॉर्टकट तरीका से आप बचिए। क्योंकि अब शॉर्टकट तरीका अब काम आने वाला नहीं है। आपको अब थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और उस तरीके से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा जिस लेवल से अब पेपर बन रहा है। 67 अगर आप नहीं दिए हैं तो उसके पेपर को उठाइए और साइंस का जो भी प्रश्न है उसको आप करके देखिए, आपको बात समझ में आ जाएगा। ये 66 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था और 67 भी, उसमें कितना अब डिफरेंस आ चुका है। तो दोस्तों इस तरह के और भी वीडियो के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है दोस्तों।